जय हिंद प्यारे साथियों। आज का क्लास है सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए। यदि आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं और एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं यानी सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पेशेंस रखिए भाई देखिए, आराम से धीरे से एकदम बहुत शांति से पढ़िएगा तभी सफलता मिलेगा। घबराइएगा, 2 वीडियो इनका देख लिए, आधा इनका देख लिए, एक क्वेश्चन यहाँ देख लिए, आधा क्वेश्चन वहाँ देख लिए, ऐसे भाग दौड़ से समय निकल जाएगा और आप नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। आइए वीडियो शुरू करें बिना टाइम व्यर्थ किए। पहला क्वेश्चन है और आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपको एक दिखेगा, लेकिन एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार, मतलब सबसे ज्यादा जल ढोने वाली, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जल ले जाने वाली, सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली कौन सी नदी है, जो सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह होगा अमेजन नदी। देखिए अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका से बहने वाली एक नदी है, ठीक है ना। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर बात करें लंबाई के हिसाब से तो ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी लंबाई के हिसाब से बड़ी नदी है, लेकिन जल ढोने के मामले में अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है, ठीक है ना। यह देखिए अगर बात करें कहाँ से आती है तो यह पेरू के एडिज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है और फिर जाकर के अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो राइट आंसर है अमेजन नदी। ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है भाई, तो एडिज पर्वतमाला से। कहाँ से? एडिज पर्वतमाला से निकलती है और जाकर के कहाँ मिल जाती है, तो आपके अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। बात समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे हेडफोन लगाइए और आराम से सुनिए, ठीक है ना। सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलता है। बताना है आपको यहाँ पे कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलता है। तो जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे वह होगा समताप मंडल। क्या होगा भाई? समताप मंडल। देखिए ओजोन परत पृथ्वी मतलब धरातल से 20 से 30 किलोमीटर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में है, ठीक है ना। हाँ, ओजोन गैस का एक क्या है, वहां पे ओजोन गैस का एक आवरण है, ठीक है ना। ओजोन परत हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का क्या काम होता है, तो जो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें आती हैं उनको ओजोन परत रोकता है। और ये कहाँ है? आपके समताप मंडल में। कहाँ है? बात समझ में आ रहा है? परावैंगनिक किरणों को रोकती है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट में कितना अंतर होगा। मतलब दो देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा, वही पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर होगा 4 मिनट। 1 डिग्री अंतर होने पे 4 मिनट होता है, ठीक है ना। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा, ठीक है, 1 डिग्री का अंतर होने पर 4 मिनट का अंतर होता है। यानी बात करें कि पूरे ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री की जो रेखाएं हैं, ठीक है ना, जो देशांतर रेखाएं हैं, 360 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं, यह ग्लोब पर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होता है और 1 डिग्री के अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक होता है। आपको बताना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक होता है। तो देखिए जो सही आंसर है इसका वह है 6 गुना अधिक होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा की अपेक्षा 6 गुना अधिक होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान ये आपका 9.8
ठीक है ना, सेकंड है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण मान वो है आपका 1.62 होगा, ठीक है ना। ये है आपके चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, और ये है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। आई होप कि आपको। सवाल है, सूर्य सदैव पूरब से पूर्व दिशा से ही क्यों निकलता है? तो आपको सही विकल्प बताना है। देखिए, इसका सही विकल्प तो यही होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। और सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। सूर्य क्या है? एक तारा है। आपने क्लास 6 के हमारी दुनिया की किताब में पढ़ा होगा कि सूर्य एक तारा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिसके अंदर स्वयं ऊष्मा या प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे ग्रह कहते हैं, और जिसके अंदर स्वयं ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास, ठीक है ना, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास कितना किलोमीटर में है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 12,756, ठीक है ना, किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की आकृति गोलाकार है, ठीक है ना, जिसे गोलाभ कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। 12,713 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, क्या बाधा होती है? देखिए, रेगिस्तान में पेड़ों को लगाने का सबसे जो बड़ा बाधा है वह है वर्षा का कम होना, बारिश का कम होना सबसे बड़ा बाधा है। अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर, अधिकांश जितने रेगिस्तान है महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका प्रमुख कारण है कि इनके किनारे से ठंडी महासागरीय जलधाराओं का बहना है भी है। रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पहुंचने से पहले ही हवा अपनी नमी की मात्रा को खो देती है, जिस कारण वहाँ वर्षा जो बारिश है, ठीक है ना, बारिश का हो पाना कठिन हो जाता है। और भारत का प्रमुख रेगिस्तान थार है, ठीक है ना, थार मरुस्थल है। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। बात आप अच्छे से जानते होंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्षा कम आती है, और वर्षा कम आने का कारण है रेगिस्तान। और रेगिस्तान अधिकांश महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पे होते हैं, और पश्चिमी छोर होने के कारण जो भी समुद्र से जो हवाएं, जो जल धाराएं बहती हैं, ठीक है ना, वो रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पहुंचने से पहले ही अपनी नमी खो देती हैं, ठीक है, जिस कारण से बारिश नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय 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 एकक क्या है? अब आपको बताना है कि खगोलीय एकक क्या है। तो देखिए, खगोलीय एकक पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी होती है, ठीक है ना। ये पृथ्वी किसके किसके मध्य की दूरी होती है? तो यह पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी होती है, ठीक है ना। यह लगभग आप देखेंगे इसका जो संख्या है 1,495, ठीक है ना, और 98,000, हाँ, यही एक दूरी की संख्या है, ठीक है ना। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि? अब इसका कारण आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के जो गलन बिंदु है उसको ढक देता है, ठीक है ना। केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को ढक देता है, यही कारण है, ठीक है ना, कि अत्यधिक
तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है, क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है ना, कौन सा सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन जो होते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। ठीक है ना, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है इसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के सभी खंड प्रारंभ में एकत्रित थे। ठीक है ना, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पृथ्वी के सभी खंड प्रारंभ में क्या थे? एकत्रित थे, जिसे जिसे पैजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पैजिया। देखिए यहाँ थोड़ा हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझते चलिए, मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन लीजिए। इसको पैजिया कहते थे तथा इसके चारों ओर फैली जल राशि को पैथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पैथालासा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इसको पैथालासा कहा जाता था। कुछ समय बाद सूर्य तथा चंद्रमा उत्तरी भाग अंगारा लैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है ना, और दूसरा जो गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी भाग जैसे अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया या मेडागास्कर, तथा इन दोनों स्थल भागों के बीच जलराशि को जो है टेथिस सागर कहा जाता था। कौन सा सागर? टेथिस सागर। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करते हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, और उन्होंने सिद्धांत दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है वो आपको बताना है। तो यह है मैरियाना गर्त। कौन सी गर्त है? ठीक है ना, तो यह कौन सी गर्त है? मैरियाना गर्त, या फिर उसका एक और नाम है चैलेंजर गर्त। बात समझ में आ रहा है? मैरियाना गर्त या फिर चैलेंजर गर्त। ठीक है ना, यह कहाँ है? यह प्रशांत महासागर में है। मैरियाना द्वीप के जो पूर्वी भाग हैं, पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है, उसकी उत्पत्ति जो है प्लेटो के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में हुई। और इसको किसने खोजा? HMS चैलेंजर। ठीक है ना, इसको 1948 में HMS चैलेंजर जो 11 नामक जलयान था उसके द्वारा इसको खोजा गया। ठीक है ना, और इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है? यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। क्या नाम है? चैलेंजर या फिर मरियाना गर्त। चलिए, इसको कब खोजा गया? 1948 में। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यह संगमरमर जो होता है वो कयांतरित चट्टान होता है। क्या होता है? कयांतरित चट्टान, कयांतरित सेल है जो कि किससे बनता है? जो कि चूना पत्थर के कयांतर का परिणाम है। यह अधिकतर कैलासाइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम और कार्बोनेट का जो कैल्शियम है और कार्बोनेट का स्फटिकीय रूपांतरण है। ठीक है ना, यह शिल्प कला के लिए इसका निर्माण किया जाता है। यह शिल्प कला का निर्माण इससे किया जाता है। ठीक है, तो यह किससे बना है? संगमरमर जो है वो कयांतरित सेल है। ठीक है ना, यह चूना पत्थर के कयांतरण से बनता है। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा
वह है शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अगर बात करें शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। सूर्य से, किससे? सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, ठीक है ना। अच्छा, शुक्र को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र ग्रह का आकार व द्रव्यमान में यह पृथ्वी के ही समान है, जिसके कारण इसको पृथ्वी का बहन कहते हैं। पृथ्वी का बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ये सारी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार और भाटा क्या कारण है? महासागरों में जो ज्वार और भाटा आता है उसका कारण क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, धरती पर स्थित जो भी सागर हैं और सागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से उठना ज्वार तथा नीचे जाना भाटा कहलाता है। मतलब अगर जो समुद्र में जल है, अगर लहर आया और जल ऊपर गया तो ये ज्वार है। क्या है भाई? ज्वार। अगर लहर नीचे आया तो इसको कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। बात समझ में आ रहा है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। पृथ्वी की और सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण यह जो है ज्वार और भाटा होता है। बात याद रहेगा, सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पटस किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? अब आपको बताना है। देखिए, जो पटस है वो सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। सपाट चोटी के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका, कहा गया, डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश की जाती है। मतलब ऊंचाई और गहराई को मापा जाता है, ठीक है ना। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा ऊंचाई तथा इसकी गहराई को मापने को डेटम रेखा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये लगभग 76 वर्ष, 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। चमकते हुए खगोलीय पिंड जिसकी पुच्छ हो उन्हें हेली पुच्छल तारा कहते हैं और ये लगभग 76 साल बाद एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है कब? तो क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में बढ़ती है, ठीक है ना। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। आप सभी जानते होंगे इसको। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। याद रहेगा आपको ना। जिसमें सबसे निचली परत जो है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। उसे क्या कहते हैं भाई? क्षोभ मंडल कहा जाता है। यह ध्रुवों पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? 18। और वायुमंडल में जितनी मौसम वाली घटनाएं होती है, जितनी मतलब सारे समस्त मौसमी घटनाएं, जैसे वर्षा होना, तूफान आना, झंझावत आदि जितनी भी घटनाएं हैं वर्षा से रिलेटेड, ये सभी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। कहाँ पे होती हैं? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की मोटाई किसके वजह से बढ़ती है? गर्मी की वजह से। किसके वजह से भाई? गर्मी की वजह से। और ये 5 जो मंडल है आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। वर्षा की घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? वो आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कहाँ से है? जो प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। इस रेखा के पूर्व और पश्चिम दिशा में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति
यदि इस तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसे एक दिन जोड़ देना होगा, और यदि पूर्व दिशा में यात्रा करेगा तो उसमें से एक दिन घटा देना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 और कह रहा है कि एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने 4 जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? मतलब एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को, ठीक है ना, जोड़ने वाली रेखा को हम कहते हैं, आइए देख लेते हैं बाकी का विकल्प। हाँ, उसको कहते हैं, ये है आपका आइसोबोन्ट। क्या कहा जाता है भाई? उसको कहते हैं हम आइसोब्रोंट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? क्या यह पठार है, झील है, द्वीप है या पर्वत है? क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए यह एक द्वीप है, और द्वीप किस तरह का द्वीप है? यह आइसलैंड है, ठीक है ना। यह क्या है भाई? आइसलैंड है। समुद्र में फैले जितने द्वीप समूह हैं यानी आइसलैंड है, ये सभी उदाहरण है उन्हीं में से, जैसे मलय है, आर्कीपेलागो है, हवाईयन है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये सभी उदाहरण है उन्हीं में से एक है आर्कीपेलागो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के जो टुकड़े पहाड़ी की तल की ओर जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, या नाइट्रोजन से युक्त होना, या ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। ठीक है, आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसको भाई मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी से मैदानी की तरफ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। अपक्षय चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटना, विखंडित होना, कमजोर हो जाना या सड़ जाना आदि अपक्षय कहलाता है। यह क्षैतिजीय यह एक प्रकार की स्थैतिक क्रिया है, ठीक है ना। तो अपक्षय कहते हैं जो चट्टानें सड़ जाएं, कमजोर हो जाएं, ठीक है ना। लेकिन अपरदन कहते हैं अब कि अपक्षीय पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना और भारी मात्रा में मलबे के साथ जाना, यह अपरदन कहलाता है। यह गतिशील क्रिया होती है। किस प्रकार की क्रिया है भाई? गतिशील क्रिया। तो आपने समझा, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े जब मैदानी इलाकों में आते हैं तो इसको मृदा अपरदन कहते हैं। अब आपको बताना है लैगून क्या है। लैगून क्या है वह आपको बताना है। तो देखिए यह एक झिझला झील है। क्या है? यह झिझला जल क्षेत्र है जो कि सागरीय जल द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति होती है। प्रायः इसका संबंध एक पतले जलमार्ग द्वारा समुद्र से बना रहता है। उड़ीसा में स्थित इसी प्रकार का एक झील है, नाम है चिल्का झील। आपको याद होगा चिल्का झील कहाँ है भाई? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस प्रकार के? लैगून झील का ही एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह एक लैगून झील का ही उदाहरण है। जैसे चिल्का झील आपने देखा। अन्य उदाहरण अगर हम बात करें तो पुलिकर झील जो आंध्र प्रदेश में है, बेम्बनाद और अष्टमुदी झील जो केरल में है, वो सभी लैगून झील के ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? मतलब सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए सबसे ज्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है वो आपको बताना है। तो जो बृहस्पति है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए सर्वाधिक समय लेता है, ठीक है ना। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, जो सूर्य से दूरी के मामले में 5वें स्थान पे है, ठीक है ना। दूरी के क्रम में 5वें स्थान पे है। सूर्य से ग्रह की जितनी अधिक दूरी बढ़ती जाएगी, परिक्रमा मतलब सूर्य का परिक्रमा काल उतना ही अधिक होता जाएगा। बढ़ती दूरी के क्रम में अगर हम बात करें तो सूर्य से अगर दूरी की बात करें तो सबसे पहले आता है बुध। कौन है भाई? बुध। फिर आपके हो जाएंगे शुक्र। देखिए इसको हटा के हम लिख देते हैं, सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहले बुध, फिर बुध के बाद आ जाएंगे शुक्र, ठीक है ना। शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद
शनि, शनि के बाद अरुण और फिर वरुण, एक क्रम है सूर्य से बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, क्लियर हो पा रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अरस्तु। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है ना, पूछा जाता है अरस्तु कहाँ के थे, तो यूनानी एक दार्शनिक थे और वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु किसके शिष्य थे? तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। किसके भाई? प्लेटो के शिष्य थे। और किसके गुरु थे? तो ये सिकंदर के गुरु थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, किसके गुरु थे? सिकंदर के। अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर अपनी रचनाएं दी हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है कितने दिन में? सूर्य या पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रति 10 वर्ष। तो आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। देखिए पृथ्वी जिसे विश्व भी कहा जाता है, सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है ना, और ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई एक परिक्रमा लगभग 365 दिन यानी एक वर्ष, ठीक है ना, कितने वर्ष? एक वर्ष में पूरी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है, होता है। ठीक है ना, 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि कौन कौन से देश हैं जहां से भूमध्य रेखाएं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इनमें से जो वो 13 देश जो हैं उनको समझ लीजिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमा और प्रिंसिप, गेबेन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया और करावती, ये इन राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है ना, तो अब आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, यानी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो आपको बताना है आकाश में सबसे अधिक कौन चमकता है, तो वह है शुक्र, जिसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है ना, और पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्री या शीतल पवन बहती है कहाँ से? दिन में भूमि से समुद्र की ओर, या दिन में समुद्र से भूमि की ओर, या रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, या फिर रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर? तो आपको सही इसका ऑप्शन बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिन में समुद्र से भूमि की ओर ये बहती है। दिन के समय भूभाग पर दबाव समुद्र की अपेक्षा कम होता है। यह समुद्र से भूखंड की ओर दबाव, ठीक है ना, दबाव का निर्माण करता है। यही कारण है कि समुद्र से शीतल हवा भूखंड की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है 31, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है आपका भूसंधि। क्या कहलाता है? भूसंधि। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा भूसंधि कहलाता है। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था। अगला क्वेश्चन है सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो आपने पढ़ा था कि सूर्य के साथ और 8 ग्रह होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो देखिए यह बात आर्यभट्ट ने बताया। किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ये बताया था। वो एक ज्योतिर्विद थे और उनकी एक रचना है आर्यभट्टियम। याद रखिएगा, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। भट्टियम, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब? 21 जून, 3 जनवरी, 24 जुलाई, 4 जुलाई या 23 सितंबर? कब होती है? तो 35 नंबर का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 4 जुलाई। आमतौर पर सूर्य से किसी खगोलीय पिंड की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। सूर्य से किसी भी खगोलीय पिंड की जो अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में होती है, ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा कहाँ से? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त या मकर रेखा? तो राइट आंसर है 36 का, वो है भूमध्य रेखा। देखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के 2 बराबर हिस्सों को बांटती है, ठीक है ना। चलिए, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? कितने डिग्री का वो आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका 37, और 37 का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 35 डिग्री। कितना डिग्री भैया? 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? जब भी ध्रुव क्षेत्र में बहुत तेज बर्फीली ठंडी वायु बहती है तो इसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो 38 का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ब्लिजाइरट्स, ठीक है ना। और इसका सही जो नाम होगा, इसका सही नाम होता है ब्लिजाइस, ठीक है ना। इसका सही नाम क्या होता है बाबू? ब्लिजाइस, ब्लिजाइस, ठीक है ना। यानी ध्रुव क्षेत्रों पे जो बहुत तेज बर्फीली ठंडी हवा बहती है उसको कहते हैं ब्लिजाइस, ठीक है ना। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण वाले दोनों ही ध्रुव बेहद ठंडे हैं, ये बात आप जानते होंगे। और यहाँ के मुख्य क्षेत्र वर्ष भर, मतलब पूरे साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। और इन्हीं ध्रुव क्षेत्रों में बहुत तेज बर्फीली ठंडी हवा बहती है और इसको ब्लिजाइस कहते हैं, ब्लिज आइस, ठीक है ना। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध है किससे? बताइए। थर्टी नाइन का बताना है आपको सही विकल्प क्या होगा। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखीय जलवायु, ठीक है ना, भूमध्य रेखीय जलवायु। देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु जो भूमध्य रेखा के लगभग 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य समुद्र के निकट पाई जाती है। और इस जलवायु में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। जिन वृक्ष की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका संबंध होता है भूमध्य रेखीय जलवायु से, और इस क्षेत्र में
सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सदाबहार वन। ठीक है ना, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखीय जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, टुड्रा जो है, टुड्रा जलवायु, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान वृद्धि नहीं करता है। ठीक है ना। टुड्रा एक प्रकार का बायोम है। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं तथा साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और उन ठंडे रेगिस्तानों को ही क्या कहते हैं? टुड्रा कहते हैं। यहाँ पूरे साल भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एडिस पर्वत श्रृंखला। एडिस दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, और इस कुल मिला करके यह पर्वतमाला 7,000 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है ना, इतनी लंबी है, 7,000 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वायु दाब, पवनों की संख्या तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 को बताना है कि किस गैस के कारण होता है। तो यह होता है आपके नाइट्रोजन के कारण। किसके कारण? नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के आयतन के अनुसार नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यह लगभग 78% है। कितना है? 78। 21% ऑक्सीजन है, बाकी के गैस 0.93% है। जीवनदायिनी गैस किसे माना जाता है? तो जीवनदायिनी जो जीवन देता है वो गैस है ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो ये रहे आपके कुल 44 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, इस बार सीटेट क्रैक करना है, बाकी एक सरकारी नौकरी लेकर के माँ बाप के सपने को पूरा करना है। चलिए, आज का क्लास इतना ही। कैसा लगा ये सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।